बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारा बयानिया तो बढ़ गया। आज बाजोर कन्वेंशन पाक फौज जिंदाबाद के नारों के साथ गूंज उठा। शेर अफजल मरवत इस वक्त कहां है? पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, किस तरह वो बच निकले? आज बिलावल और मरियम के जलसों में क्या हुआ, ये भी तफसील आपको बताऊंगा। इमरान खान के खिलाफ एक इंतहाई आम केस है, उसमें नदीम अफजल चंद को वादा माफ गवाह बना लिया गया है और इस लिस्ट में मजीद कौन कौन शामिल है वो भी आपको बताऊंगा। हम ख्याल बेंचेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तश्कील हो रही है, इस पर बहुत सारे लोग खफा हैं। काजी फायद ईसा साहब की जो टीम है उसने इस पर वजाहत जारी की है, लेकिन ये वजाहत भी उनको उल्टी पड़ गई है। इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और आज बिलावल जरदारी ने दीर के अंदर एक जलसे से खिताब किया है। उस जलसे की जो वीडियो आई है उसके मुताबिक थोड़े से आगे बंदे थे और पीछे तमाम कुर्सियां खाली थी, तो अवाम ने उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है। लेकिन चूंकि टीवी चैनल्स को ये हदायत है कि आपने इनका जलसी भी हो तो जलसा करके दिखाना है, तो अगला पोज बना के झंडे लेके और डंडे ऊपर लंबे लंबे रख के एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो मीडिया मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी तरफ जलालपुर जटा के अंदर जो है वो मरियम नवाज ने जिस कन्वेंशन से खिताब किया है वो भी आज बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, चूंकि इस वक्त आवाम जो है वो उसके अंदर ये नफरत की अलामत बने हैं। काश ये इस बात को जल्दी समझ जाए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के सहारे के जरिए इक्तदार देर पा नहीं होता। ये बहुत सारे लोग नून लीग और नवाज शरीफ को समझा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनको लगता है कि ये सारा कुछ हमेशा वो मैनेज करके ही आए हैं इक्तदार के अंदर, अब भी आ जाएंगे। लेकिन आज मरियम नवाज की जो जलसी है, कन्वेंशन था, उसको नाम दिया गया, उसको भी मीडिया मैनेजमेंट के जरिए मैनेज किया गया। जो असल वीडियो सामने आई है उन वीडियोज ने पूरा भांडा फोड़ दिया है। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान पूरा पिंडाल खाली था, कुर्सियां खाली थी, अवाम जिनको जबरदस्ती लाया गया था वो जो आए भी थे वो वापस जा रहे थे। तो 1000, 1500, 2000 बंदों के साथ एक तरफ कन्वेंशन से, दूसरी तरफ बाजोड़ के अंदर जहां पुलिस फोर्स इस्तेमाल की गई, जहां खंदकें खोदी गई, जहां लोगों को धमकाया गया, रात भर छापे मारे गए, गिरफ्तारियां हुई और आज भी पीटीआई के जो एक आम रहनुमा है वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके अंदर जो है वो इसके बावजूद जो है वो लोग निकल रहे हैं, यानी उनका जो जोशो जज्बा है, मोमेंटम है। अब यहां पर जो है वो शेर अफजल मरवत ने एक तो आज फजल रहमान को बड़ा ये कहा है कि बर्फबारी में इलेक्शन हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं बर्फबारी में इलेक्शन नहीं हो सकते। जब मैं गफीर देखकर आपको बर्फबारी याद आ गई, मौलाना लंगोट कस लो, भागो नहीं, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। तो ये शेर अफजल मरवत को इस वक्त में गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां से पुलिस आगे आई, जो है वो आपस के अंदर एक आंख मचोली हुई कारकुनान के दरमियान, लेकिन वो बच निकलने के अंदर कामयाब हो गए हैं। ये एक आम चीज है। दूसरी तरफ जो है वो एक और रहनुमा है, इस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल इसके साथ अब दूसरी तरफ जो नारे लगवाए गए, ये बताया गया कि हमारे खिलाफ ये बयानिया है कि हम कोई पाक फौज के एंटी हैं। भाई नहीं, हम तो पाक फौज के साथ हैं। तो मरवत साहब ने ये बड़ा अच्छा एक जो बयानिया बनाया गया उसको वाड़ दिया है और पाक फौज जिंदाबाद के नारे गूंजे। और कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो पाक फौज जिंदाबाद का नारा ना लगाए, वो मुहिब वतन नहीं हो सकता। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद करना, ये जो है पाक फौज की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये बात याद रखिए। एस्टैब्लिशमेंट की 75 साल जो पॉलिसीज हैं जिसके जरिए जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी डिक्टेटर्स ने रूल किया है और कंबाइन आपस के अंदर इत्तेफाक करके आवाम जो है उसके पामाली की है हकूक की। और अब ये जितना कर्जा है इस मुल्क के बच्चों पर, ये इन्हीं तीन, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट, ये तीन इन्हीं को पे करना चाहिए। लेकिन भारत चूंकि रूल ऑफ लॉ बनने ही नहीं दिया गया ताकि हर मर्तबा बच निकले, तो ये एक तो आज सारा मामला हुआ है। फिर एक बड़ा आम केस है, बल्कि काजी साहब की सिर्फ बात आपको बता दूं कि काजी साहब की तरफ से एक जो है वो ज़हर बनाया गया। एक तो बताया गया है कि हमने ये तय कर लिया था, 3 रुकनी जो कमेटी है
कि जो भी केस फिक्स होंगे उनके अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि यहां पे, और वो ये कि जो भी केस फिक्स होंगे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने दरखास्तों के काबिल समात होने पर वजाहत की। अब काजी साहब को वजाहत की क्यों जरूरत पेश आई है? वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें या अपीलें काबिल समात हैं या नहीं, इसका तयन रजिस्ट्रार ऑफिस करेगा। अब ये वही रजिस्ट्रार है जो उस वक्त काजी साहब कहते थे कि रजिस्ट्रार की क्या जरूरत है, मैं जज हूं और मेरे साथ ये कर रहे हैं। अब वही रजिस्ट्रार है जो काजी साहब, अब चूंकि काजी हैं इसलिए अल्फाज भी बहुत बड़े एहतियात से बोलने पड़ते हैं। हम इसको थूका हुआ चाटा भी नहीं, वो चाटना भी नहीं कह सकते चूंकि वो काजी हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस फैसला करेगा। यही बात उस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहे थे कि भाई रजिस्ट्रार का काम भी मैं करने लग जाऊं, अब ये तो उसने ही करना है, तो वो हदायत के मुताबिक ही कर रहा होता है। याद रखें, चीफ जस्टिस की हदायत के मुताबिक ही रजिस्ट्रार चल रहा होता है। चूंकि काजी साहब मर्जी का लेके आए, ताम वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के सेक्शन 3 के मुताबिक आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो दायर दरखास्तों को रजिस्ट्रार ऑफिस 3 रुकनी कमेटी के पास भेजेगा। कमेटी यह तय करेगी कि दरखास्त काबिल समात है या नहीं। अब ये कमेटी है, ज़ाहिर है उसमें भी 2 जज हम ख्याल हैं, 3-2 की कमेटी हो, 2 हम ख्याल हो, और वो ये मामला होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी कमेटी है। अब दूसरी तरफ कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर के इजलास के हवाले से बताया है कि कमेटी ने तय किया था कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद लार्जर बेंच तश्कील देंगे। तो ये जो बेंच तश्कील दिया गया है वो भी बताया कमेटी के खाते में डाल दिया है। लेकिन फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला क्यों नहीं है? काजी साहब, आप क्यों पतली गली से निकल रहे हैं? आपकी वो बहादुरी जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से थी, जो फैजाबाद धरने में आपकी बढ़के थी, कौम तो बेताब थी कि वो आपको सुनती। लेकिन ये बहरहाल मामलात जो है वो यहां तक पहुंचे हैं। अब एक और केस है जी, और ये केस बेसिकली इमरान खान के खिलाफ है, अलकादर ट्रस्ट केस, कि वो यूनिवर्सिटी जो बनी 190 मिलियन पाउंड आया, वो भी नवाज शरीफ के बेटे से जायदाद ली मलक रियाज ने। लेकिन यहां पर जो है वो उसको अब कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट केस इसका नाम रखेंगे तो लोग फिटे मुंह कहेंगे, वो कहेंगे यार यूनिवर्सिटी बनाने पे आप ये कर रहे हैं, तो उसका नाम अब कर दिया गया है 190 मिलियन पाउंड केस जो है। अब ये केस है, इसके अंदर जो है वो वादा माफ गवाह कुछ बनाए गए हैं, और उन वादा माफ गवाहों के अंदर जो है ये रिपोर्ट किया गया जी, अभी जो आपके सामने रख रहा हूं, और ये बताया गया है कि जो वादा माफ गवाह हैं उनके अंदर आदिल सईद अब्बासी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं ABN न्यूज के। इन्होंने रिपोर्ट किया, और अब तो ये खबर सारे मीडिया पे आ चुकी है, चूंकि जब वीडियो पब्लिक होगी तो और आ चुकी होगी। वो कहते हैं इसके अंदर उस वक्त की जो काबीना थी, चूंकि उनको बनाया गया था मुआवन खसूसी नदीम अफजल चंद को भी, तो इस वक्त वो लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उसके अंदर भी 3 लोगों को वादा माफ गवाह बनाया गया। ये आदिल सईद अब्बासी साहब की जो है वो रिपोर्ट है। जहां पर जो है वो कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ तमाम गवाहान की फहरिस्त सामने आ गई है। M का कोई वफाकी वजीर, साबक वफाकी वजीर, वजीर आजम के खिलाफ गवाह नहीं बने। PTI काबीना में सिर्फ 3 वफाकी वज़रा ही नैब के गवाह बने हैं। रेफरेंस के गवाहान में परवेज खटक, नदीम अफजल चंद और ज़ुबैदा जलाल शामिल है। अब ज़ुबैदा जलाल जो है वो ऑलरेडी आपको इल्म है दूसरी पार्टी की अंदर शामिल है, वो PTI का हिस्सा नहीं थी। नदीम अफजल चंद PTI का हिस्सा थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। और जो परवेज खटक है वो बेचारा ना अब ही है ना शी है, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से भी जो उनके साथ हो रहा है, पता नहीं किस तरह उनको जितवाने का प्लान है। बहरहाल वो इस वक्त इमरान खान के शदीद खिलाफ है और गुस्सा भी है उनको। तो ये 3 लोग जो है वो इस वक्त वादा माफ गवाहों की फहरिस्त में है। साबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खान, वो वादा माफ गवाह नहीं है, वो आम जो गवाहान है उनकी फहरिस्त के अंदर शामिल है। इनको सुल्तानी गवाह भी बोलते होते हैं। नैब के दीगर गवाहान में बैंक और SCCP अफसरान और पटवारी भी शामिल है। एसेट रिकवरी यूनिट के सेक्रेटरी के नाम फहरिस्त में शामिल है। अलकादर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी नैब के गवाह होंगे। चूंकि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के अंदर जिससे भी आपने गवाही दिलवानी है
वो उसने अगर पाकिस्तान में रहना है बेचारे ने गवाही तो जैसे भी चाहेंगे वो आप दिलवाएंगे। कुछ चूंकि रिकॉर्ड से मुतल्लिका है तो रिकॉर्ड ज़ाहिर है उन्होंने जो भी रिकॉर्ड होगा अगर टेम्पर्ड ना हो सही हो तो उन्होंने पेश करना ही होता है। एफसीसीपी हो बैंक हो वो चीजें ओपन होती हैं। तो यहां पे ये नदीम अफजल चंद जो है अब उनकी सियासत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चूंकि मेरा इलाका है वो और मैं समझता हूं कि पीटीआई की जो हमायत है वो इस वक्त जो लोगों के ज़हन के अंदर है ना शहरों की हद तक नहीं है। ये हर गांव के अंदर अब टिकटॉक भी चल रही है, फेसबुक भी चल रही है, टीवी कोई देखते ही नहीं है और इंस्टा चले कम लोग इस्तेमाल करते हैं, जरा ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर भी आम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो स्नैप ये चीजें चल रही होती हैं, वीडियोज आ रही होती हैं। तो इस पे तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो गांव के 10-15 साल बच्चे जो है उनके अंदर भी सरायत कर चुका है। अब पहले चंद साहब पीपल्स पार्टी का चूंकि वोट बैंक है ही कोई नहीं और दूसरे उनके जो भाई हैं वसीम अफजल चंद वो चूंकि लड़ेंगे दूसरा मलकवाल के हल्के से और उनकी अच्छी वर्किंग है, बड़े जबरदस्त लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बड़े चांसेस भी हैं। चूंकि अभी उनकी वजह यह है नदर मोहम्मद गोंदल है वो भी पीटीआई से अलहदगी का उन्होंने ऐलान किया लेकिन तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं है तो लिहाजा उनके लिए स्पेस मौजूद है। लेकिन नदीम अफजल चंद जो है उन्होंने अपने हल्के के अंदर जो वोट है वो मजीद खराब कर लिए हैं। अब हो सकता है पिछली मर्तबा जिन हलकों के हवाले से उनको गिला था कि उनके जो नीचे बंदे लगाने थे एमपीए के वो किसी ने नहीं लगने दिए। जनरल बाजवा साहब से भी उनकी बड़ी कुर्बत रही है और हो सकता है कि इस मर्तबा वही उनके लिए कोई अरेंजमेंट कर दें। लेकिन नून लीग का भी बड़ा तकड़ा उम्मीदवार है तो नदीम अफजल चंद ने वैसे सियासी तौर पर तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है लेकिन ज़ाहिर है शहजाद अकबर को इस पूरा मलबा उस पर डाल के तो इमरान खान के खिलाफ गवाही अगर कोई और लोग नहीं दे रहे थे तो इनको भी देने की इन्हें देखना चाहिए था। बहरहाल ये देखेंगे कि इस पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।